दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक दिल दहला देने वाली सच्ची और वास्तविक कहानी बताने जा रहे हैं, जहां सऊदी सरकार, उसकी कंपनियां और स्थानीय दलालों सऊदी अरब में काम करने वाले विभिन्न देशों की पुरुषों और महिलाओं पर अकल्पनीय और क्रूर अत्याचार कर रहे हैं। ये जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या सऊदी अरब में काम करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ढाका की एक गली में एक छोटा सा घर, एक गरीब परिवार के मुखिया रफीकुल इस्लाम हर दिन मध्य पूर्व में नौकरियों के बारे में कहानियां सुनते थे। गांव के लोग कहते थे कि अगर आप सऊदी अरब जाते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं, घर अच्छा बनेगा और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। रफीकुल की पत्नी हलीमा ने उससे कहा, तुम ये पैसा दलाल को कहां से दोगे? अगर हम जमीन बेच देंगे तो हम क्या खाएंगे? रफीकुल ने जवाब दिया, वहां जाओगे तो पैसा आएगा। दलाल ने कहा कि उसे कम से कम 40,000 रुपया प्रति महीना मिलेंगे। इस तरह रफीकुल सपनों की मृग तृष्णा लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। उसी विमान में कई अन्य बांग्लादेशी, भारतीय, नेपाली और पाकिस्तानी मजदूर भी थे। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, जिंदगी में बदलाव। लेकिन उन्हें क्या पता था कि विमान उन्हें उनके सपनों के देश में नहीं बल्कि गुलामी के रेगिस्तान में उतार देगा। रात भर की उड़ान के बाद जब रफीकुल और उसके साथी रियाद हवाई अड्डे पर उतरे तो चकाचौंध भरी रोशनी और आधुनिकता की झलक देखकर वे दंग रह गए। शीशे से ढका एक विशाल टर्मिनल, चारों तरफ अरबी में लिखे साइन बोर्ड और लंबे लबाधे और सिर पर पगड़ी पहने अरब पुरुषों के गंभीर चेहरे। पहले तो लगा जैसे वे सचमुच किसी स्वप्न लोक में पहुंच गए हों, लेकिन यह भ्रम टूटने में देर नहीं लगी। दलाल के लोग हवाई अड्डे पर आए और बोले, हमें सभी पासपोर्ट दे दो, कंपनी बाद में तुम्हें भेज देगी। किसी भी मजदूर ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। पासपोर्ट का मतलब आजादी है, लेकिन वह आजादी पहले ही छीन ली गई। रफीकुल ने एक बार हिम्मत करके कहा, मेरा पासपोर्ट मेरा अपना है, मुझे क्यों दे रहे हो? जवाब में एक अरब अधिकारी ने उसे गुस्से से देखा और गरजा, हम जो चाहेंगे वही करोगे, वरना तुम्हें घर लौटने का टिकट भी नहीं मिलेगा। फिर सभी को एक बस में रेगिस्तान ले जाया गया। खिड़की से बाहर देखते ही रफीकुल ने देखा, चारों तरफ रेत ही रेत थी। दूर दूर तक कुछ ऊंची इमारतें थीं। उन्हें एक पुराने एक मंजिला घर में रखा गया, जहां लगभग 30 मजदूर ठूस ठूस कर सोते थे। कोई बिस्तर नहीं था, पतले कंबल और एक तंग कमरा। हालांकि सभी थके हुए थे और रात को सो गए, फिर भी उनके दिलों में एक घबराहट थी, आगे क्या इंतजार कर रहा है? दलाल ने 40,000 रुपया प्रति महीना बताया, जबकि कंपनी के कागज पर लिखा था केवल 800 रियाल, जो बांग्लादेशी टका में लगभग 20,000। मजदूरों ने विरोध किया तो एक अरब सुपरवाइजर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम यहाँ बादशाह बनने आए हो? तुम तो बस गुलामों की तरह काम करने आए हो। रफीकुल का सीना चकरा गया। उसने अपने गांव की जमीन बेची, कर्ज चुकाए, हजारों मुश्किलों के बाद यहाँ आया और यहाँ आकर उसने सुना कि वह असल में गुलाम है। उसी फ्लाइट में कुछ औरतें भी थी। उन्हें लगा था कि वे घर की नौकरानी बन जाएंगी, शायद परिवार का ख्याल रख सकेंगी। लेकिन जैसे ही वे एयरपोर्ट से उतरी, उन्हें अलग अलग ले जाया गया। बातचीत का कोई जरिया नहीं था। उनके फोन छीन लिए गए। उनमें से कई रोई और दूसरे मजदूरों की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ ही देर में साफ हो गया कि उन्हें अलग अलग सऊदी घरों में भेजा जाएगा। यहीं से उनका नया दुश्मन शुरू होगा। रफीकुल और उसके साथी काम शुरू करने से पहले ही समझ गए थे, सऊदी अरब आने का मतलब सिर्फ धूप में झुलसी मजदूरी ही नहीं, आजादी का खात्मा, दलालों का धोखा और एक अदृश्य जंजीर में बंधा होना भी है। रफीकुल को एक विशाल निर्माण परियोजना में ले जाया गया। शहर के बाहर रेगिस्तान में गगनचुंबी मीनारे, महल, शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं। इस सारे निर्माण के बदले में हजारों विदेशी मजदूरों का पसीना, खून और आंसू लग रहे हैं। इसकी शुरुआत सुबह 4 बजे हुई। तपती धूप निकलने से पहले ही मजदूरों को बस से ले जाया गया। आसमान में अभी भी अंधेरा था, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। तपती धूप में 45 डिग्री सेल्सियस पर पूरे दिन किसी के हाथ में पानी नहीं था। कुछ को चक्कर आ रहे थे और कुछ रेत में बेहोश हो गए। रफीकुल को पहले दिन ही एहसास हो गया कि इंसानों से ये काम करवाना संभव नहीं है। उन्हें दिन में 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। उन्हें वादे के मुताबिक आधी तनख्वाह भी नहीं दी जाती थी। महीने के अंत में सुपरवाइजर कहता,
कंपनी के खाते सही नहीं हैं, अगले महीने भी मिल जाएगा। उनकी पत्नी हलीमा देहात में बैठकर हर दिन फोन पर रोती रहती हैं, लेकिन कुछ करने को नहीं है। कंपनी फोन कार्ड भी नहीं देती है, इसलिए उन्हें चुपके से अन्य मजदूरों के फोन पर कॉल करना पड़ता है। एक दोपहर सूरज नाम का एक भारतीय युवक मचान पर काम कर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और पूरे शरीर में खून फैल गया। मजदूर भाग गए, लेकिन सुपरवाइजर चिल्लाया, काम बंद मत करो, सब सामान्य है। एम्बुलेंस नहीं आई, पुलिस नहीं आई। कुछ घंटों बाद शव को एक ट्रक में भरकर ले जाया गया और सूरज के देश, उसके माता पिता, किसी को भी कोई मुआवजा नहीं मिला। रफीकुल डर के मारे सहम गया। ऐसा लग रहा था कि इस देश में मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। वो बस एक मशीन है, अगर टूट जाए तो फेंक दी जाती है। रोज दोपहर में सूखी रोटी और मुर्गे की हड्डी का एक टुकड़ा दिया जाता था। पानी खारा और बदबूदार था। अगर कोई बीमार होता तो कोई डॉक्टर उसे देखता नहीं, बस कहता, काम करने आए हो, काम करो। कई मजदूर निर्जलीकरण से बीमार पड़ जाते। कुछ चुपके से दवा खरीद लेते, लेकिन ज्यादातर के पास पैसे नहीं होते। रफीकुल ने सोचा, क्या ये सऊदी हैं? दलालों ने कहा था कि यही सोने का रास्ता है, लेकिन यहां तो बस खून पसीना था। दिन बीतते गए, मजदूरों को एहसास हुआ कि वे यहां कैदी हैं। न पासपोर्ट, न पैसा, न काम से भागने का कोई मौका। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उनकी पहचान बस थी मजदूर। उनके पास न आजादी थी, न इज्जत, बस अदृश्य जंजीरों से बंधा जीवन। रफीकुल धीरे धीरे समझ गया कि सऊदी अरब में मजदूरों का मतलब गुलाम होता है। पुरुष मजदूरों की तरह महिलाएं भी सऊदी अरब में सपने लेकर आती हैं, लेकिन उनके सपने और भी भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाते हैं। वे ज्यादातर घरेलू कामगार थीं, अमीर शेखों और प्रभावशाली व्यापारियों के घरों में काम करती थीं। दलालों ने कहा, घरेलू कामगारों का काम आसान होता है, बस बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। हिना, सिराजगंज बांग्लादेश की एक लड़की। उसका पति मर चुका है, उसके 2 बच्चे हैं। पैसों की कमी के कारण वह एक अमीर शेख के घर काम करने सऊदी अरब जाती है। पहले दिन से ही उससे कहा गया, तुम हमारी नौकरानी हो, सुबह से रात तक सारा काम करोगी। सुबह 5 बजे उठकर उसे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, सब कुछ करना पड़ता था। आधी रात तक भी काम खत्म नहीं होता था। उसका शरीर दर्द से टूट जाता था, पर आराम नहीं मिलता था। एक रात हिना रसोई में काम कर रही थी। अचानक मालिक का बड़ा बेटा आया और उसे पकड़ लिया। हिना चीखी चिल्लाई, पर कोई आगे नहीं आया। उल्टे घर की औरत आई और बोली, चुप हो जा, वरना मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी, कहूंगी कि तुमने चोरी की है। उस रात हिना के साथ अकथनीय यातनाएं हुई। अगले दिन फिर से और उसके अगले दिन भी हिना चुप रही, क्योंकि उसके पास न पासपोर्ट था, न पैसे, न भागने का कोई रास्ता। उसे खाने के लिए बस बचा खुचा खाना दिया जाता था। उसने कई दिनों तक पेट भर खाना नहीं खाया। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसकी एकमात्र खुशी खिड़की से दूर आसमान देखना थी। एक दिन हिना को पता चला कि उसके साथ काम करने वाली नीलमा नाम की एक श्रीलंकाई नौकरानी ने मालिक की पत्नी से ये कहते हुए विरोध किया था, मैं इंसान हूं, मेरे साथ जानवरों जैसा हरकत मत करो। नतीजा भयानक था। नीलमा को लोहे की रॉड से पीटा गया, फिर उसे बिना किसी वेतन के जबरन उसके देश वापस भेज दिया गया। अपने देश वापस आकर वो लगभग पागल हो गई। एक दिन हिना बहादुरी से भागकर पुलिस के पास गई। उसने सोचा कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब पुलिस ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा मालिक एक बड़ा आदमी है। फिर उन्होंने उसे उसके मालिक के घर वापस भेज दिया। उस दिन हिना को समझ आया कि यहाँ विदेशी महिलाओं का कानूनन कोई दर्जा नहीं है। लेकिन हिना अकेली नहीं है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, फिलीपींस, इथियोपिया, हर देश की हजारों महिलाएं इसी स्थिति का शिकार है। कुछ मर जाती हैं, कुछ पागल हो जाती हैं और कुछ चुपके से आत्महत्या कर लेती हैं। उनके जीवन में न आजादी है, न सम्मान, न सुरक्षा, बस अंधेरी रातें और दुख भरे दिनों का सिलसिला है।
विदेशी मजदूरों ने सोचा था कि भले ही इसके बदले में उन्हें मुश्किलें ही क्यों ना उठानी पड़े, एक दिन वे घर लौट आएंगी, अपने परिवारों का पेट पालेंगी, अपने सपने पूरे करेंगी। लेकिन सऊदी धरती पर मौत अक्सर यही उनका एकमात्र सहारा होता है। फिर भी उस मौत के बाद न चैन है न सम्मान। रफीकुल के कैंप में एक नेपाली युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन है। एक दिन चिलचिलाती धूप में काम करते हुए वो अचानक बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद घोषणा हुई, अर्जुन मर गया। सबकी रूह कांप उठी, लेकिन मालिक का ठंडा जवाब, उसकी जगह किसी नए आदमी को लाया जाएगा। ना कोई शोक, ना कोई सहानुभूति, मानो कोई आदमी नहीं, कोई मशीन खराब हो गई हो। अर्जुन का शव कुछ दिनों तक कैंप के पीछे रखा रहा। फिर कागजी कार्रवाई के नाम पर महीनों महीनों की देरी होती रही। दूर नेपाल में उसके माता पिता हर दिन दूतावास को फोन करते, मेरे बेटे का शव लौटा दो। आखिरकार 6 महीने बाद एक ताबूत आया, लेकिन परिवार को केवल एक लकड़ी का बक्सा दिया गया जिसके अंदर अर्जुन का शव था या नहीं, किसी को नहीं पता। कंपनी ने वादा किया था मृतक श्रमिक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं दिया गया। नेपाली दूतावास ने बेबसी से कहा, हम दबाव बना रहे हैं, लेकिन कानून उनके हाथों में है। अर्जुन की मां रोती हुई बोली, मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। लेकिन रेगिस्तान की रेत में उस चीख की कोई गूंज नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ महीनों बाद बांग्लादेश के राजशाही के एक आदमी अजीजुल की उसी शिविर में मौत हो गई। काम करते समय एक लोहे की छड़ उसके सिर पर गिर गई। उसे लहूलुहान अवस्था में अस्पताल में ले जाए बिना सीधे एक ट्रक में ले जाया गया। अजीजुल की पत्नी हलीमा फोन पर रोती रही, मेरे पति कहाँ हैं, क्या वे बचेंगे? लेकिन कंपनी ने जवाब दिया कि वह मर चुके हैं, आप देश में बैठकर इंतजार करें। हलीमा अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लिए व्याकुल थी। कई मजदूरों के शव तो देश वापस भी नहीं आते। कागजी कार्रवाई की उलझनों के बहाने उन्हें रेगिस्तान के कोने में दफना दिया जाता है। नामहीन कब्रें, अज्ञात कब्रें। एक दिन रफीकुल ने अपने डेरे के 3 लोगों को एक साथ दफनाते देखा। एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया, लाशें उसमें डाल दी गईं और जमीन उन्हें ढक गई। ना नाम लिखे गए, ना दुआएं। रफीकुल का दिल कांप उठा। शायद एक दिन मुझे भी यहीं दफना दिया जाएगा और मेरा परिवार कभी नहीं जान पाएगा कि मैं कहाँ हूँ। विदेशी मजदूरों का जीवन रेगिस्तान की तरह सूखा है। जब मौत आती है तो वे आजाद नहीं होते। उनके शरीर, उनके अधिकार, उनके परिवार, सब कुछ कागजों और ताकतवरों के हाथों में खो जाता है। रफीकुल ने मन ही मन कहा, हम गुलामों की तरह जीते हैं और मरने के बाद भी गुलाम ही रहते हैं। इस रेगिस्तान में हमारे लिए कोई आज़ादी नहीं है। एक दिन रफीकुल की सहकर्मी, फिलीपींस की एक युवा नौकरानी अपने मालिक की यातना सहन नहीं कर सकी और भागने की कोशिश करने लगी। आधी रात को खिड़की से कूदते समय उसका पैर टूट गया। सुबह फिर से उसे उसी घर में पकड़ लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। पुलिस को खबर दी गई तो पुलिस आई और बोली, ये तुम्हारे परिवार का काम है। वे मालिक के घर गए और उस बेबस लड़की को मालिक के हवाले कर दिया। उस दिन सबको समझ आ गया कि भागने का मतलब और भी भयानक सजा है। बांग्लादेश में रफीकुल की पत्नी हलीमा ने सोचा था कि उसका पति पैसे भेजेगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा और घर की मरम्मत करवाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए, एक पैसा भी नहीं आया। भारत के बिहार के राजेश नाम के एक मजदूर ने कहा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन साल बीतते गए और कर्ज बढ़ता गया। उसका बच्चा स्कूल छोड़ गया और परिवार बिखरने की राह पर चल पड़ा। राजेश रात में अपने आंसू रोक लेता, लेकिन सो नहीं पाता था। पाकिस्तान के कराची का एक युवक आरिफ भागने का फैसला करता है। उस रात वह 2 लोगों के साथ रेगिस्तान पार करके दूसरे शहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गर्मी में उसका पानी खत्म हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसका जमा हुआ शरीर रेगिस्तान की रेत में पड़ा था। आरिफ के परिवार को कभी नहीं पता चला कि उसे कहां दफनाया गया था। जब मजदूर दूतावास में शिकायत करने जाते तो अधिकारी बस यही कहते, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। मानो सबको पता हो कि गुलामी की इस जंजीर को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं थी। विदेशी मजदूरों ने सोचा था कि सऊदी अरब सोने का देश है, लेकिन जब वे आए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सोना नहीं बल्कि रेगिस्तान का अंधेरा था।
यहाँ सपने टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, लोग बिखरते हैं। फिर भी हर दिन नए मजदूर आते हैं, नए सपने लेकर, और वे सपने भी धूल की तरह रेगिस्तान के सीने में गिर जाते हैं। सालों से विदेशी मजदूर चुपचाप सारे अन्याय सहते रहे हैं, लेकिन घुटन भरी आग आखिरकार फूट पड़ी। रेगिस्तान के अंधेरे में धीरे धीरे विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। रफीकुल और उसके साथी रात के अंधेरे में छिपकर बैठने लगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सभी देशों के मजदूर एक साथ बैठकर अपनी पीड़ा की कहानियां सुनाते। एक कहता, अगर हम साथ काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? दूसरे ने कहा, फिर हम जेल में होंगे, ये उन्हें भर देगा। लेकिन रफीकुल ने दृढ़ आवाज में कहा, मरने से पहले एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। रेगिस्तान में भी मरूं तो कम से कम सम्मान से मरूंगा। एक दिन दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में एक मजदूर बेहोश हो गया। सुपरवाइजर ने कहा, इसे बाहर खींचकर वापस काम पर ले आओ। तभी अचानक लगभग 100 मजदूर एक साथ बोल पड़े, नहीं, हम काम नहीं करेंगे, पहले किसी डॉक्टर को बुलाओ। उसी क्षण छावनी में पहली बार विद्रोह का आवाज गूंजा। कंपनी ने सबसे पहले पुलिस बुलाई। पुलिस ने आकर मजदूरों को डराया धमकाया, लेकिन मजदूर एकजुट होकर बोले, हम इंसान हैं, जानवर नहीं। जब तक हमें खाना पानी और मजदूरी नहीं दी जाती, हम काम नहीं करेंगे। मजदूरों की एकता देखकर कंपनी थोड़ा पीछे हटी। उन्हें समझ आ गया कि अगर बात बाहर फैली तो अंतरराष्ट्रीय संगठन को खबर मिल जाएगी। दूसरी ओर घरेलू कामगार भी चुप नहीं रह सकते थे। हेना और कुछ अन्य लोग मालिकों के घर से भागकर दूतावास के सामने खड़े हो गए। हाथ से लिखे साइन बोर्ड पर लिखा था, हम इंसान हैं, गुलाम नहीं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गईं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई। संयुक्त राष्ट्र और ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी सरकार पर दबाव डाला। मीडिया में खबर छपी, विदेशी मजदूरों पर अमानवीय अत्याचार। हालांकि सऊदी सरकार ने शुरुआत में सब कुछ नकार दिया, लेकिन दबाव में आकर कुछ मजदूरों को देश लौटने का मौका दिया गया। रफीकुल की आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसने सोचा, शायद हमारी जिंदगी अभी भी अंधेरे में है, लेकिन कम से कम हमने इसे चुपचाप स्वीकार तो नहीं किया है, हमने लड़ाई शुरू कर दी है। दूतावास में बैठी हेना ने अपने बच्चों की तस्वीरें देखी और कहा, मैं भले ही गुलाम बनकर आई हूं, लेकिन लड़कर लौटूंगी। रेगिस्तान के बीचों बीच विद्रोह की इस आग ने भले ही ज्यादा बदलाव न लाया हो, लेकिन इसने मजदूरों के मन में स्वाभिमान जगा दिया। वे समझ गए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। उनकी आवाज दुनिया भर में फैलने लगी। हालांकि विद्रोह की इस आग को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कुछ प्रतिक्रिया मिली, लेकिन असल जिंदगी के समीकरण कहीं ज्यादा पेचीदा थे। जिन लोगों को अपने वतन लौटने का मौका मिला, उन्हें लगा जैसे वे रेगिस्तान से नहीं, किसी जंग के मैदान से लौटे हों। उनके शरीर थके हुए थे, मन टूटा हुआ था और सपने चकनाचूर हो गए थे। जब रफीकुल ढाका के शाहजलाल हवाई अड्डे पर उतरे तो उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वे उम्मीदों से भरा दिल लेकर सऊदी अरब गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे। दोनों हाथों में छाले थे, चेहरा दाढ़ी से ढका था और आंखें थकान से भरी थीं। उनका भाई दौड़कर उन्हें गले लगाने आया और बोला, भाई पैसे लाए हो, हमें कर्ज चुकाना है। रफीकुल चुप रहा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी खामोशी मानो 1000 शब्दों के बराबर हो। हेना टूटा हुआ शरीर लेकर गांव लौटी। 3 साल पहले उसके पड़ोसियों ने उससे कहा था, विदेश जाओगी तो राजकुमारी की तरह रहना होगा, लेकिन अब सब उसके बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। वहां जरूर कुछ हुआ होगा। आंखों के नीचे काले घेरे, बदन पर अनगिनत चोट के निशान। लेकिन सबसे बड़ा झटका समाज के शक का था। हालांकि मां रोई और उसे गले लगाया, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने उसे अब स्वीकार नहीं किया। लगभग सभी मजदूर कर्ज का बोझ लेकर घर लौटे। किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी ने जमीन गिरवी रख दी, अब घर लौटकर बेरोजगार हैं। किसी ने राजमिस्त्री का काम शुरू कर दिया है, कोई फिर से रिक्शा चला रहा है। रफीकुल के पिता ने गंभीर आवाज में कहा, तुम हमारे परिवार को बचाने गए थे, अब हम तुम्हारी खातिर सड़क पर बैठेंगे। ये शब्द सुनकर रफीकुल का दिल टूट गया। विदेश के अनुभव ने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक जख्म भी छोड़े थे। हेना आधी रात को चीखते हुए उठती, मालिक आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो। रफीकुल अकेले बैठे बैठे अचानक रोने लगता। ऐसा लगता जैसे किसी ने उसका आत्मसम्मान चुरा लिया हो। कुछ कार्यकर्ता एक मानवाधिकार संगठन से जुड़ गए। उन्होंने तय किया, हम किसी और को धोखेबाज के जाल में नहीं फंसने देंगे, हमारा अनुभव आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा। हेना गांव की लड़कियों के सामने खड़ी हो गई और बोली, विदेश जाओ तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना, पैसों के लालच में अपनी जान मत देना।
फिर भी उनके जीवन में दर्द का राग अमर बना हुआ था। विदेश में बिताए हर दिन का दर्द उनके मन में बजने लगा। एक दिन रफीकुल ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन मेरा बच्चा रेगिस्तान में जंजीरों में न जकड़ा रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।